हाँ जी बच्चों, वेलकम टू आईकन क्लासेस एंड अ वेरी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, मॉर्निंग, सब देखे उसके हिसाब से। एंड वेलकम टू आईकन क्लासेस। आ जाओ जी, फटाफट से ऑनलाइन आ जाओ। हाँ जी बच्चों, फटाफट से ऑनलाइन आ जाओ। और हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज हमारा एक नया चैप्टर हम लोगों ने शुरू करना है, दैट इज डेथ ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट चैप्टर तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और डेथ का जो चैप्टर है बहुत आसान चैप्टर है, लगभग रिटायरमेंट जैसा है। बस रिटायरमेंट में एक पार्टनर जो जाता है वो जिंदा जाता है। यहाँ पे एक पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है लेकिन उसकी डेथ की वजह से। बाकी सारी चीजें सेम है, ऑलमोस्ट कोई फर्क नहीं है। सॉरी। तो आओ जी, पहले इसके लिखेंगे हम लोग टॉपिक्स टू बी कवर्ड। बहुत आसान टॉपिक है, भी इसमें खास बातें नहीं है, बहुत ही ज्यादा सिंपल टॉपिक है। हेडिंग डाल लो जी, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, आप इसमें हेडिंग डाल लो। और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है। फर्क मैंने बोला सिर्फ इतना है कि जो रिटायरमेंट में पार्टनर जाता है वो पार्टनर जाता है बेटा किस लिए, क्योंकि उसकी डेथ नहीं होती, बस वो ऐसे ही छोड़ के जा रहा है। डेथ में बस इतना सा फर्क है कि हमारा जो पार्टनर जा रहा है वो जा रहा है बिकॉज उसकी डेथ हो गई। तो लिखो जिस जो आपको कॉन्सेप्ट करने हैं, वो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है चेंज इन पीएसआर। नेक्स्ट है जी आपका चेंज इन पीएसआर के बाद एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, evaluation of assets and liabilities, adjustment of reserves, accumulated profits, etc. Share of profit or loss of deceased partner in the year of death, computation of amount due to deceased partner। ठीक है जी, ये टॉपिक्स इसमें आपको करने हैं, गिना चुना टॉपिक है और बहुत आसान टॉपिक है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत ही ज़्यादा आसान टॉपिक है, इसमें कुछ खास बातें हैं नहीं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं जी चेंज इन पीएसआर। चेंज इन चेंज इन पीएसआर, तो बेटा वही कहानी है। पीएसआर जो आएगी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की, दैट इज एग्जिस्टिंग पीएसआर प्लस
प्रॉफिट शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर और गेनिंग रेशियो बिल्कुल सेम है बेटा, इसमें कुछ भी नहीं है. इज न्यू पीएसआर माइनस ओल्ड पीएसआर. नेक्स्ट लिखो जी, सेकंड टॉपिक. एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल. बेटा सब कुछ रिटायरमेंट जैसा ही चैप्टर है, मैं कहता रहा हूं 100% चैप्टर रिटायरमेंट जैसा है, 1-2% अलग है, बाकी सब ठीक है. 100% रिटायरमेंट जैसा चैप्टर है, बाकी सिर्फ कुछ भी नहीं है इसमें. रिटायरमेंट में पार्टनर जो जाता है, रिटायरमेंट में जो पार्टनर जाता है वो जाता है अपनी मर्जी से. यहाँ पे पार्टनर की डेथ हो जाती है, वो इस वजह से चला जाता है, बस और कुछ नहीं है. एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल. डिसीज पार्टनर शेयर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल इनटू पीएसआर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर. कुछ भी नहीं है बेटा, बिल्कुल सेम चैप्टर है. बिल्कुल सेम चैप्टर है. तीसरा, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज. बिल्कुल सेम चैप्टर है, कुछ भी नहीं है. रिटायरमेंट में पार्टनर अपनी मर्जी से जाता है, डेथ के केस में उसकी डेथ हो जाती है, इस वजह से चला जाता है, और कुछ भी नहीं है. डिसीज्ड पार्टनर is entitled to his share of gain slash profit that has arisen up to the date of his death.
एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक्सेट्रा। सेम एज रिटायरमेंट। जिस दिन पार्टनर की डेथ होती है वहां तक का रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस उसको मिलना चाहिए। करो जी, इसको नोट करो, बस इसमें एक छोटा सा पॉइंट नया है, फिर हम लोग शुरू करेंगे इस चैप्टर को करना। बहुत आसान चैप्टर है, कुछ है नहीं इसमें। चलो जी, फिफ्थ टॉपिक पे आते हैं, बस खत्म हो जाएगा बेटा ये टॉपिक। इसके बाद इसकी सीधा इलस्ट्रेशन पे आएंगे, कुछ भी नहीं है इसकी इलस्ट्रेशन, बहुत आसान चैप्टर है। फिफ्थ टॉपिक है ये, बस एक नया टॉपिक है जो अलग चीज है। शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन ईयर ऑफ डेथ। ये टॉपिक सिंपल सी बात ये कहता है कि पूरे साल के अंदर, मान लो पूरे साल के अंदर यहाँ पे पार्टनर की हो जाती है डेथ, तो यहां से लेके यहां तक का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर होगा, जितना भी फर्म ने काम किया है, फर्म ने कुछ तो काम किया होगा ना, 7 महीने 8 महीने, जब भी इसकी डेथ हुई है, तो जो भी काम किया है, ट्रेडिंग पीएनएल बनाओ, पीएनएल से नेट प्रॉफिट निकालोगे, यहां तक फर्म ने कितना नेट प्रॉफिट कमाया है, और जो भी पीएनएल में शेयर होगा, पीएनएल में शेयर मिलेगा डिसीज्ड पार्टनर को, प्रॉफिट्स में से भी शेयर मिलेगा। जितना प्रॉफिट फर्म ने यहां पर अपना कमाया होगा, जितना प्रॉफिट फर्म ने यहां पे कमाया होगा, वो प्रॉफिट भी डिसीज पार्टनर को मिलेगा। उस प्रॉफिट में से डिसीज पार्टनर का शेयर मिलेगा। बस ये नई चीज है इसमें, और कुछ भी नहीं है। लॉस होगा तो लॉस मिलेगा, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट मिलेगा, बस ये सारी बातें हैं और कुछ भी नहीं है। देखिए जी, शुरू करें इसमें कहानी को। लिखो जी, इसके नीचे डायग्राम बनाओ। इफ PSR of continuing partner does not change, मान लो इससे इस डेट तक का, जब तक पार्टनर की डेथ होती है, हाँ बेटा, उसके एग्जीक्यूटर को मिलता है, फैमिली को नहीं, एग्जीक्यूटर को मिलता, भी आएंगे आगे करते हैं बात। जैसे यहां से लेके यहां तक, जिस दिन पार्टनर की डेथ हुई है, साल की शुरुआत से लेके पार्टनर की डेथ वाले डेट तक का प्रॉफिट या लॉस वो मिलेगा, किसको मिलेगा? डिसीज पार्टनर को मिलना चाहिए। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट दे दो, लॉस है तो लॉस दे दो। लेकिन बेटा पीएनएल तो साल के एंड पे बनता है, तो अभी हम फिलहाल क्या करेंगे, डिसीज पार्टनर का शेयर अगर मान लो उसे प्रॉफिट है,
तो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे टू डिसीज्ड पार्टनर। डिसीज जो पार्टनर है उसको आप पीएनएल सस्पेंस अकाउंट के जरिए प्रॉफिट का शेयर दे दोगे। लॉस है तो उसके डिसीज्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में से काट लोगे, लेकिन पीएनएल नहीं, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस क्यों यूज किया? क्योंकि सर सस्पेंस इसलिए यूज किया, सस्पेंस इसीलिए यूज किया क्योंकि साल के एंड पे पीएनएल बनना चाहिए, लेकिन हम पीएनएल अगर बीच में बना रहे हैं तो वो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट में आ जाएगा और चला जाएगा। और ये बैलेंस शीट में कहा दिखेगा? एसेट साइड में दिखेगा, शोन इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट एंड लेटर ऑन पीएनएल एप्रोप्रिएशन, लेटर ऑन इन पीएनएल एप्रोप्रिएशन एट ईयर एंड। जैसे साल के बीच में पार्टनर की डेथ हुई है तो हमने यहां तक का प्रॉफिट निकाला और उसको दे दिया, लेकिन पीएनएल अकाउंट के थ्रू नहीं दिया, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट के थ्रू उसको दे दिया। और उसके बाद पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट का बैलेंस शो होता रहेगा, तो जब तक साल का एंड नहीं आ जाता तब तक उसे बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाते रहेंगे, और जैसे ही साल का एंड आएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डाल के उसको खत्म कर देंगे। और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो पीएनएल सस्पेंस है वो लाइबिलिटी साइड में दिखता रहेगा, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में दिखता रहेगा, और लेटर ऑन इन पीएनएल एप्रोप्रिएशन एट ईयर एंड, और जैसी साल खत्म होगा उसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डाल के हम खत्म कर देंगे। ये तो केस तब है जब न्यू पार्टनर के जो पीएसआर है वो चेंज नहीं हो रहा। अगर पीएसआर ऑफ कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर चेंजेस, अब जो नए पार्टनर जो बच गए हैं उनका पीएसआर अगर चेंज हो रहा है, कोई ना कोई तो गेन कर रहा होगा ना, कोई ना कोई तो गेन कर रहा होगा। तो प्रॉफिट के केस में क्या होगा, लॉस के केस में क्या होगा? अगर प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होने पर पहले पीएनएल सस्पेंस के जरिए डिसीज्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आप उसे दे दो। मान लो यहां से लेके यहां तक का प्रॉफिट हुआ, यहां से लेके यहां तक का प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट हमने पीएनएल सस्पेंस के जरिए डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। और उसके बाद पीएनएल सस्पेंस को खत्म कैसे किया? गेनिंग पार्टनर, जो पार्टनर गेन कर रहे हैं उसको डेबिट कर दिया और पीएनएल सस्पेंस अकाउंट को खत्म कर दिया। यानी इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो इनडायरेक्टली गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर, मतलब जो गेनिंग पार्टनर है वो अपने घर से लेके आ रहे हैं, क्योंकि डिसीज पार्टनर जा रहा है तो उसको यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रॉफिट देना, लेकिन वो घर से लेके आ रहे हैं गेनिंग पार्टनर, बिकॉज वो प्रॉफिट में शेयर गेन कर रहे हैं, पीएसआर उनकी चेंज हो गई। इनकी अगर आप एंट्री देखोगे तो पीएनएल सस्पेंस से सस्पेंस कट जाएगा, गेनिंग पार्टनर टू डिसीज पार्टनर आ जाएगा, गेनिंग पार्टनर अपने घर से लेके आएगा और डिसीज पार्टनर को उसका शेयर दे देगा। और इसका उल्टा यहाँ पे होगा, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू पीएनएल सस्पेंस। अगर लॉस है तो हम उसके डिसीज पार्टनर के घर से मंगवाएंगे टू पीएनएल सस्पेंस, पीएनएल सस्पेंस में डाल देंगे। और उसके बाद पीएनएल सस्पेंस को कैसे क्लोज करेंगे? टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसकी भी इनडायरेक्ट एंट्री देखोगे तो क्या होगा? इसकी इनडायरेक्ट देख लो, प्रॉफिट हुआ, जिस दिन पार्टनर जा रहा है, डेथ हुई है, तो यहां से लेके यहां तक का प्रॉफिट शेयर उसको मिलना चाहिए, यहां से लेके यहां तक का प्रॉफिट शेयर उसको मिलना चाहिए। लेकिन अगर जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है उनकी पीएसआर में चेंज आ रहा है और अगर वो गेन कर रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं? गेनिंग पार्टनर अपने घर से लेकर के आओ और तुम डिसीज पार्टनर को दो। तो लेकिन हमने एंट्री का रूट क्या कर दिया? पहले पीएनएल सस्पेंस से प्रॉफिट का शेयर बांट दिया और उसके बाद गेनिंग पार्टनर के घर से मंगवा दिया पीएनएल सस्पेंस को क्लोज करने के लिए। तो इनडायरेक्टली देखो, सस्पेंस से सस्पेंस कैंसिल, गेनिंग पार्टनर टू डिसीज पार्टनर, गेनिंग पार्टनर अपने घर से लेके आ रहे हैं, जितना प्रॉफिट का शेयर डिसीज पार्टनर को देना है, बस इतनी सी बात है और कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है जी, कहानी क्लियर होगी यहां तक?
एक छोटा सा पॉइंट और देखो बेटा, लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में अलग अलग कॉन्सेप्ट है, कोई इलस्ट्रेशन एज सच है नहीं, वो आगे जाके आएगी। लास्ट पॉइंट ये है, डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू लीगल एयर्स और एग्जीक्यूटर। डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाओगे? जो जो उसको देना है वो क्रेडिट साइड में लिखो। देखो जी, डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा? जो पार्टनर मर गया उसका कैपिटल अकाउंट कैसे बनाओगे बेटा? कुछ ना कुछ ओपनिंग बैलेंस होगा, वो आ जाएगा। अगर कोई करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब करंट अकाउंट में भी कोई बैलेंस है, तो वो भी आ जाएगा। अगर कोई लोन दे रखा है तो वो भी उसको वापस करना है। फर्म ने जो पार्टनर को देना है और जो दे दिया या उससे लेना है, इतना उसको देना है, इतना उससे लेना है, तो नेट उसको इतना हमें फाइनल उसके मरने पर उसको देना है। तो ओपनिंग बैलेंस करंट अकाउंट का बैलेंस, कोई लोन दिया था उसने। पीएनएल सस्पेंस, पीएनएल सस्पेंस क्या आएगा जी? प्रॉफिट का शेयर, जिस दिन उसकी डेथ हुई है वहां तक का कोई प्रॉफिट का शेयर है तो हमें उसको वो देना है। रीवैल्यूएशन में अगर कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो हमें देना है अपने डिसीज पार्टनर को। उसके बाद कोई जनरल रिजर्व में उसका शेयर है तो वो उसको देना है। पीएनएल में कोई शेयर है तो वो उसको देना है। और पीएनएल सस्पेंस के जरिए अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो ये हमें पार्टनर, जो डिसीज पार्टनर है, उसको देना है। ठीक है जी। अब उसको क्या दे दिया और क्या उससे लेना है, और हो सके तो उसको सैलरी या कमीशन भी अगर कोई देनी है तो वो भी क्रेडिट साइड में आ जाएगी। डेबिट साइड में क्या आएगा जी? डेबिट साइड में आएगा उसका करंट अकाउंट का कोई डेबिट का बैलेंस है, मतलब उससे पहले की कोई लेनदारी है। ठीक है। लोन टू, उसको लोन दे रखा है हमने ऑलरेडी, पार्टनर को लोन दे रखा है। लोन बाय पार्टनर होगा तो वो हमें उसे वापस करना है। उसको लोन दे रखा है तो उससे लेना है। उसके बाद रीवैल्यूएशन का लॉस का शेयर होगा तो वो उससे लेना है। एक्यूमुलेटेड कोई लॉसेस होंगे तो वो उससे लेने हैं। उसके बाद बेटा उसने कोई ड्राइंग करी होगी, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा जो हमें पार्टनर से वापस लेना है। उसके बाद पीएनएल सस्पेंस, पीएनएल सस्पेंस के जरिए अगर जैसे प्रॉफिट शेयर था ऐसे लॉस में भी तो शेयर हो सकता है। जो उसके जिस दिन डेथ हुई है वहां तक अगर कोई लॉस हुआ है फर्म को तो वो भी तो उससे लेना है। नेक्स्ट, गुडविल का अकाउंट, कोई गुडविल राइट ऑफ किया आपने तो वो उससे लेनी है। और फाइनली इतना उसको देना है, इतना उससे लेना है। तो डिसीज्ड पार्टनर के हम एग्जीक्यूटर के अकाउंट में डाल देते हैं, उसका बैलेंस ब्रीड ही नहीं बचाते। दिस इज बैलेंसिंग फिगर की नेट उसको कितना देना है। मान लो ये 100 रुपए है और यहाँ तक 50 है, तो 50 रुपए उसको एग्जीक्यूटर के अकाउंट में डाल दिया। एग्जीक्यूटर मतलब जो उसकी डेथ के बाद उसका सारी चीजों को चेक कर रहा है, तो उसको हम एग्जीक्यूटर को 50 रुपए दे देंगे। अब इसकी जो पेमेंट है, इसकी जो पेमेंट है वो पेमेंट कैसे करेंगे जी? पेमेंट कैसे करेंगे इसकी? इसकी हम पेमेंट कैसे करेंगे? डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, उसको पेमेंट कर दो। एंड इफ पेमेंट इज इन इंस्टॉलमेंट्स, अगर पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट में कर रहे हो तो क्या होगा? अगर पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट में कर रहे हो तो क्या होगा? अगर पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट में करते हो देन 6% इंटरेस्ट इज ऑल्सो पेबल। 6% का जो इंटरेस्ट है वो भी ऑल्सो पेबल, 6% का आपको इंटरेस्ट भी उसको देना पड़ेगा। 6% का इंटरेस्ट इज ऑल्सो पेबल। जितनी भी उसकी कैपिटल है 6% पर एनम
इंटरेस्ट हमें उस पर देना पड़ेगा, तो उसकी एंट्री कैसे होगी बेटा? जब इंटरेस्ट ड्यू होगा और इंस्टॉलमेंट पे करोगे। जब इंटरेस्ट ड्यू होगा तो एंट्री क्या करोगे? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और जब इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो एंट्री क्या करोगे? डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये आप एंट्री पास करोगे और उसको दे दोगे कहानियां। ये बेटा पूरे चैप्टर की कहानी है कि क्या क्या हमें उसको देना है, कैसे कैसे देना है। बहुत सिंपल चैप्टर है, मतलब सबसे छोटा चैप्टर है डेथ का। जितना भी हमने किया एडमिशन, मान लो इसके 5 गुना चैप्टर था, 5 टाइम्स। अभी देखो हमें इसमें टोटल जो इलस्ट्रेशन है, वो टोटल इलस्ट्रेशन है इसमें 19। अब आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि हमने एडमिशन में अराउंड 50 के करीब इलस्ट्रेशन है, रिटायरमेंट में अराउंड 40 के करीब इलस्ट्रेशन है, और डेथ में सिर्फ 19 इलस्ट्रेशन है, 19 इलस्ट्रेशन आर देयर। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़ा चैप्टर है ये, और बहुत आसान चैप्टर है। जिसको रिटायरमेंट आता है उसके लिए डेथ बहुत आसान है। तो एक क्लास हमें लगती है इसकी इंट्रोडक्शन में, जो कि मैंने आपको कराया कि सब कुछ सेम है, सब कुछ, कुछ नया नहीं है इसमें, कुछ भी नया नहीं है एक्सेप्ट वन पॉइंट, कि जिस दिन पार्टनर की डेथ हुई है साल के शुरू 1 अप्रैल से लेके उस दिन तक भी तो फर्म ने कोई प्रॉफिट कमाया होगा या लॉस इंकर किया होगा। उस प्रॉफिट या लॉस का शेयर भी डिसीज पार्टनर को देना है, गुडविल के अलावा, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट के अलावा, एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स के अलावा। ये सारी चीजें उसको देनी है और इसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में डाल देनी है, और एग्जीक्यूटर को फिर फाइनली आप पे कर दोगे। इंटरेस्ट देना है तो दे दोगे, नहीं तो फाइनली उसको आप पे कर दोगे। इतनी सी कहानी और कुछ भी नहीं है। तो आपको आज हम लोग इतना ही करेंगे। मैं हमेशा एक क्लास लगाता हूँ डेथ के लिए, क्योंकि डेथ जब शुरू करते हैं तब तक मैं बार बार बच्चों के साथ चिल्लाता रहता हूँ कि आप रिटायरमेंट रिवाइज कर लो, रिटायरमेंट जिसको आता है आता है आता है, तो उसके लिए डेथ बहुत आसान है, पर नॉर्मली बच्चे करते नहीं है। तो आज आपको ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख के लगा होगा कि यार अगर हम रिटायरमेंट अच्छे से कर ले तो डेथ तो हमारा हो ही जाएगा, डेथ में तो कोई पॉइंट ही नहीं है। तो इलस्ट्रेशन करने से पहले मैं आपको बोलूंगा, डेथ की इलस्ट्रेशन करने से पहले आपको एक बार रिटायरमेंट अपना शुरू से सारे टॉपिक्स की एक एक दो दो इलस्ट्रेशंस रिवाइज कर लेनी चाहिए, जिससे कि आपके वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वापस आ जाएगी। और फिर जब हम नेक्स्ट क्लास में डेथ की आपकी इलस्ट्रेशन करेंगे, इस वीक में आपका डेथ खत्म हो जाएगा, 2 क्लास लगेंगी आपकी डेथ के क्वेश्चंस को करने में। इस वीक में आपका ये डेथ का चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको रिटायरमेंट को अच्छे से रिवाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर रिटायरमेंट बच्चे का क्लियर नहीं है, उसको नहीं आता, तो डेथ भी वो नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमेशा इंट्रोडक्टरी क्लास देने के बाद मैं एक क्लास आपको टाइम देता हूँ कि आपको रिटायरमेंट रिवाइज कर लेना चाहिए। तो आने वाली नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेथ की सीधा इलस्ट्रेशन शुरू कर देंगे, और जिस बच्चे ने डेथ रिटायरमेंट को रिवाइज कर लिया वो तो डेथ को अच्छे से पढ़ पाएगा। मैं कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ कह रहा हूँ कि रिटायरमेंट के हर कॉन्सेप्ट को उठाओ और उसके हर कॉन्सेप्ट की दो दो इलस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट को याद करने के लिए लगा दो। डेथ आपके लिए चुटकी भर है, चुटकी भर, कुछ भी नहीं है डेथ। अगर आपको रिटायरमेंट अच्छे से आता है तो डेथ आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत सेम चैप्टर है, ऑलमोस्ट सेम है। बोलता रहा हूँ, वहां पे पार्टनर जाता है अपनी मर्जी से, डेथ में पार्टनर जाता है भगवान की मर्जी से, बस फर्क इतना है और कोई फर्क नहीं है, पार्टनर दोनों में ही जा रहे हैं। बचे हुए पार्टनर गेन कर जाते हैं, ये बेचारा सेक्रीफाइस कर जाता है, लेकिन ये जिंदा नहीं होता तो इसके एग्जीक्यूटर को हम लोग पैसे दे देते हैं। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। बाकी 100% चैप्टर सेम है और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। पीएसआर निकालने का तरीका सारा वही है जो रिटायरमेंट में था, सब कुछ डिट्टो सेम है। लेकिन रिटायरमेंट अच्छे से रिवाइज कर लो तो मैं इसकी सारी इलस्ट्रेशन लाइन से कराऊंगा, बिल्कुल मक्खन, बिल्कुल मजेदार इलस्ट्रेशन है, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डेथ की इलस्ट्रेशन कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक बार रिटायरमेंट रिवाइज कर लेना चाहिए। यही अगर तुम फेस टू फेस क्लासेस में होते मेरे साथ, तो मैं अभी के अभी आपको टाइम देता आधे एक घंटे का कि मेरे साथ सारी रिटायरमेंट की इलस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट वाइज एक एक दो दो इलस्ट्रेशन शुरू हो जाओ, क्लास में करो। बट ऑब्वियसली अभी ऑनलाइन है, हम लोग दूर हैं, तो इतना प्यार मोहब्बत हम इतनी दूरी से बांट नहीं सकते। तो आपको अभी बैठ के रिटायरमेंट की अभी अभी क्लास में ही बैठ के रिटायरमेंट की दो दो इलस्ट्रेशन हर कॉन्सेप्ट की रिवाइज कर लेनी चाहिए, और एक बार कॉन्सेप्ट वाइज निगाह मार लेनी चाहिए, इस कॉन्सेप्ट में होता है, इसका मतलब ये है, ऐसा ऐसा करके अपने आप को समझा लेना चाहिए। तो आपके लिए डेथ बिल्कुल चुटकी हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल जी। हाँ जी बच्चों।
Welcome to ICANN classes and a very very good afternoon, good evening to all of you. लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेथ का चैप्टर शुरू किया था और जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि डेथ के चैप्टर में एज सच कुछ खास बातें नहीं थी। डेथ के चैप्टर में एज सच कुछ खास बातें नहीं थी और डेथ के चैप्टर में ऑलमोस्ट सेम चैप्टर है, बस फर्क कहाँ पे है कि आपको रिटायरमेंट में जो पार्टनर जाता है वो जाता है जी अपनी मर्जी से, डेथ में जाता है जी वो जाता है भगवान की मर्जी से। और जो जो चीजें आपको रिटायरमेंट में एक पार्टनर को देनी होती है एट द टाइम जब वो जा रहा होता है, वही सारी चीजें आपको डेथ के टाइम पे भी पार्टनर को देनी होती है जब वो जा रहा होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और बहुत सिंपल चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और इसकी आज हम लोग इलस्ट्रेशंस करेंगे और इलस्ट्रेशंस के अंदर आप लोग देखोगे बिल्कुल सिमिलर इलस्ट्रेशन है, कुछ भी खास बातें एज सच नहीं है। तो आओ जी शुरू करते हैं डेथ की इलस्ट्रेशंस। और डेथ की हम लोग इलस्ट्रेशन शुरू करेंगे जी आज। निकाल लो जी, सीधा इलस्ट्रेशन निकालो, उसी की बात हम लोग आज करेंगे। आ जाओ जी, पेज नंबर है 7.1, पेज नंबर है जी 7.1। इलस्ट्रेशन जो आपकी शुरू हो रही है दैट इज फ्रॉम पेज नंबर है जी 7.6 पे आ जाओ, पेज नंबर 7.6 पे आ जाओ जी। बस कॉन्सेप्ट अपने सामने रखना और कुछ भी नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। फिर भी मैं आपको एक बार याद दिला देता हूं कि जब पार्टनर जाता है उसे क्या क्या देते हैं। उसका कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस होता है वो उसको देंगे, करंट अकाउंट में जो बैलेंस होता है वो उसको देंगे, गुडविल का शेयर देंगे, जिस दिन साल शुरू हुआ और जिस दिन उसकी डेथ हुई वहां से लेके वहां तक का जो उसका प्रॉफिट शेयर बनता है वो उसको देंगे, रीवैल्यूएशन का फायदा नुकसान, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू द डेट ऑफ डेथ, अगर डीड में लिखा होगा तो सैलरी कमीशन देंगे, उसको कोई लोन दे रखा है तो उससे वापस लेंगे, उसको उससे कोई हमने लोन ले रखा है तो उसको उसका वो लोन वापस कर देंगे, और किस अमाउंट से उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, मतलब यानी उसे क्या क्या लेना है, शेयर ऑफ लॉस लेना है, रीवैल्यूएशन का लॉस लेना है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस लेने हैं, उसकी ड्राइंग्स उससे लेनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उससे आपको लेना है, और अगर आपने उसको कोई एडवांस दे रखा है, लोन दे रखा है तो उसको लेना है आपको उससे वापस। तो ये सारी कहानियां थी, बहुत आसान चैप्टर है। तो आओ जरा शुरू करते हैं। आर डी एंड के, आर डी और के जो हैं वो पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। हमारे तीन पार्टनर हैं जिनका पीएसआर आपस का रेशियो कितना है 3:2:1। डी की हो गई जी डेथ, डी हो गया 30 जून को गया। अब ध्यान से समझना जरा, अगर मैं बात करूं 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 की, अगर मैं इस ईयर की बात करूं तो इस ईयर में जो पार्टनर की डेथ हुई है वो हुई है जी 30 जून को। 30 जून का मतलब अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीनों में जो फर्म ने प्रॉफिट कमाया होगा उसमें से भी तो शेयर हमें डिसीज पार्टनर को देना है। तो रमन करण ने डिसाइड किया वो अपना बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे और शेयर द प्रॉफिट और लॉस ऑफ डिसीज पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग अप टू द ईयर ऑफ डेथ वाज डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर का प्रॉफिट वाज विच वाज 3,60,000। कह रहे हैं कि यहां से लेके यहां तक का, यहां से लेके यहां तक का जो प्रॉफिट या लॉस है वो हमने पिछले साल के बलबूते कैलकुलेट किया, और पिछले साल के बलबूते जो हमारा पिछले साल का जो प्रॉफिट था, लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था, पिछले साल हमने पूरे साल मिला करके 3,60,000 कमाए थे। तो पूरे साल अगर 3,60,000 कमाया था तो 3 महीने में कितना कमाओगे इस साल एस्टिमेटेडली, तो इसको डिवाइड बाय 4 कर दो, डिवाइड बाय 4 कर दो। लेकिन ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन है, या दोबारा पढ़ लो, लाइन ढंग से पढ़ लेना, दोबारा लाइन पढ़ो, कंफ्यूजिंग लाइन है लेकिन आपको इसमें क्लैरिटी लेके आनी है। कह रहे हैं ध्यान से पढ़ो, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द डिसीज पार्टनर, डिसीज पार्टनर का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस आएगा फ्रॉम द बिगिनिंग
ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर से लेके अप टू द डेट ऑफ डेथ वॉज टू बी डिटरमाइंड, वो निकाला जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट विच वॉज 3,60,000। मतलब पूरे साल का प्रॉफिट 3,60,000 था पिछले साल में, या इन 3 महीनों का प्रॉफिट 3,60,000 था, ये आपको सोचना है। पूरे साल का प्रॉफिट 3,60,000 था या 3 महीने का प्रॉफिट 3,60,000 था। सर लास्ट ईयर्स प्रॉफिट गिवन है विच वॉज 3,60,000, तो पूरे साल का 360 था, तो 3 महीने का कितना होगा, इसको 3/12 से मल्टीप्लाई करोगे और उसमें से जो पार्टनर की डेथ हुई है उसका शेयर है 2/6 यानी 1/3, उसको कर लोगे तो यानी हमें जो पार्टनर जा रहा है उसको 3 महीने का प्रॉफिट देना है विच इज इक्वल टू 30,000। उसकी एंट्री क्या होगी, ये बातें हमने कल की थी, उसकी एंट्री क्या होगी, ये बातें बेटा हम लोगों ने कल की थी और मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट क्लास में जो हमने किया था कि जो पार्टनर का शेयर होता है, अगर पीएसआर कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर की जो पीएसआर अगर उसमें कोई चेंज ना आए तो हम पीएनएल सस्पेंस के जरिए पार्टनर को दे देते हैं उसका शेयर। तो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू दमन्स कैपिटल अकाउंट 3,60,000 का 3 महीने का 1/3 हम उसको दे देंगे। बताएं जी ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई, कि जिस दिन साल शुरू हुआ है वहां से लेके अप टू द डेट ऑफ डेथ उसको हमें उसका प्रॉफिट शेयर देना है। बताएं जी। चल सकते हैं बेटा आगे। चलो जी सेकंड इलस्ट्रेशन पे आते हैं। सेकंड इलस्ट्रेशन क्या कह रही है, सेकंड इलस्ट्रेशन क्या कह रही है जी, संजय अजय एंड करण आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। करण की हो गई जी डेथ, करण की हो गई डेथ 31 जुलाई को, यानी अप्रैल मई जून और जुलाई 4 महीने वो जी गया इस साल के। संजय एंड करण ने डिसाइड किया हम कंटिन्यू करेंगे और डिसीज पार्टनर का शेयर जो निकाला जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, लेकिन लास्ट ईयर हमें लॉस हो गया था 1,80,000 रुपए का, तो एंट्री उल्टी हो जाएगी। एंट्री उल्टी कैसे हो जाएगी जी, पार्टनर से मंगवाओगे आप जो करंट डेथ हुई है, भाई डेथ तो हो गई लेकिन उसको डेबिट करोगे क्योंकि लॉस हुआ है, टू पीएनएल सस्पेंस पिछले साल का लॉस था 180, 4 महीने का निकालेंगे इनटू में उसका शेयर दैट इज 1/6। 4 महीने का क्यों निकालेंगे, क्योंकि उसकी जो डेथ हुई है वो 31 जुलाई को हुई है, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने तो जी गया। तो जिस दिन से वो साल शुरू हुआ और अप टू द डेट ऑफ डेथ जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसमें उसका भी शेयर होता है, तो वो हमने कैलकुलेट कैसे किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में हमें 180 का लॉस था तो उसके बेसिस पे हमने उसका लॉस कैलकुलेट करके उसको दे दिया जी शेयर। ठीक है जी, कहानी क्लियर हो गई यहां तक। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आते हैं जी। इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या कहती है कि कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। जरा देखते हैं जी। राम मनोहर परम पार्टनर्स हैं एक फर्म में, परम की डेथ हो गई 29 फरवरी 2020 को, परम की डेथ हो गई जी 29 फरवरी 2020 को, और उसका शेयर of profit from the closure of last accounting year till the date of death to be calculated on the basis of average profit of 3 completed years। पिछले 3 सालों का प्रॉफिट 18, 17, 18, 19 का 80,000, 90,000, 1,00,000 दे रखा है। पास द जर्नल एंट्री दोनों केस में, जब पीएसआर चेंज नहीं हुआ और जब पीएसआर चेंज हो गया, और न्यू रेशियो आपको 3:2 दे रखी है। तो हमने कल कॉन्सेप्ट किया था अगर पीएसआर चेंज ना हो तो पीएनएल सस्पेंस के जरिए दे दो, और अगर पीएसआर चेंज हो तो पहले पीएनएल सस्पेंस के जरिए दे दो या ले लो, और उसके बाद पीएनएल सस्पेंस गेनिंग पार्टनर के घर से मंगवा लो कि भाई गेनिंग पार्टनर अपने घर से लेके आएंगे। तो पहले तो पिछले 3 साल का हमने एवरेज किया, प्रॉफिट आया 90,000, इसकी डेथ हुई है 29 फरवरी को, तो 1 अप्रैल से 29 फरवरी का मतलब 11 महीने हो गए।
तो 90,000 पे 11 महीने का जब हमने निकाला तो प्रॉफिट आ गया 82,500, जिसमें से परम का बनेगा, परम की ओल्ड रेशियो दे नहीं रखी है तो 1/3 होगी, इक्वल 27,500। तो अब 3 एंट्री क्या पास करोगे, पीएलए पीएनएल सस्पेंस से परम को दे दोगे। उसके बाद सॉरी, ये तो पहला केस हो गया जब डज नॉट चेंज का केस है, तो पीएनएल सस्पेंस के जरिए परम को दे दिया। फिर चेंज जब हुआ तो क्या करेंगे, पहले पीएनएल सस्पेंस के जरिए इसको दे देंगे, फिर गेनिंग पार्टनर से गेनिंग रेशो में पीएनएल सस्पेंस को खत्म कर देंगे, मतलब गेनिंग पार्टनर अपने घर से लेके आएंगे जो भी इसको हमें देना है। ऑल्टरनेटिवली पीएनएल सस्पेंस से पीएनएल सस्पेंस कट जाएगा, राम मनोहर टू परम। न्यू गेनिंग रेशियो आपको निकालनी पड़ेगी, ये सारी एंट्री गेनिंग रेशियो में होगी, गेनिंग पार्टनर अपने घर से लेके आएंगे। ये तब होती है कहानी जब पार्टनर का पीएसआर चेंज हो जाता है, तब की ये कहानी है और कुछ भी नहीं है। रुकाऊं बेटा आप लोगों के लिए, फटाफट से बताएं कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई। चलते हैं जी, आगे चलते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आते हैं। इलस्ट्रेशन 4 कह रही है कि पीएसआर जो है वो कंटिन्यूइंग पार्टनर का चेंज हो गया, चेंज हो गया तो पीएनएल सस्पेंस से मंगवा लो या दे दो, फिर गेनिंग पार्टनर से डेबिट कर लो। अमर भुवन चमन, नाम एक तो अजीब अजीब है, पार्टनर्स हैं 3:2:1 की रेशियो। भुवन भैया जी की डेथ हो गई 29 जून, यानी अप्रैल मई जून जी गया 3 महीने। लॉस अगर देखा जाए वो 180 है। अमर चमन डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, ये दे रखे हैं, यानी गेनिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। तो भुवन लॉस का शेयर 2/6। अब ध्यान से देख लेना, ये पूरे साल का नहीं दे रखा, क्या दे रखा है, लॉस फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वाज एस्टिमेटेड 180, मतलब अप्रैल मई और जून जो 3 महीने यहां तक का लॉस एस्टिमेट है 180। पिछले केस में क्या लाइन थी, लाइनों का डिफरेंस है, लोग गलती यही करेंगे। यहाँ पे क्या था कि लास्ट ईयर का लॉस है 180, तो इसलिए हमने उसको मंथ से पहले डिवाइड किया था, मल्टीप्लाई किया था कि 180 अगर पूरे साल का है तो 4 महीने का कितना होगा। यहाँ पे जो शुरू से लेके अप टू द डेट ऑफ डेथ है वो ही दे रखा है सीधा 180, तो सीधा 180 में उसका शेयर निकाला, उसके घर से मंगाया, पीएनएल सस्पेंस में उसको दे दिया, मतलब उसके घर से मंगा लिया लॉस का शेयर। और वो जो लॉस का पीएनएल सस्पेंस वो गेनिंग रेशियो में हमने पार्टनर को दे दिया या उनसे ले लिया, बिकॉज लॉस का शेयर इससे मंगवाया है तो इनको देंगे। प्रॉफिट के केस में उल्टा होता है, प्रॉफिट के केस में क्या होता है, पीएनएल सस्पेंस टू भुवन, और उसके बाद जो गेनिंग पार्टनर होते हैं वो 2 पीएनएल सस्पेंस करते हैं। ये लॉस का केस है तो भुवन 2 पीएनएल, देखो जैसे ये वाला केस है, ये लॉस का केस है। लॉस के केस में क्या होता है, जो डिसीज पार्टनर है उससे मंगवाते हो और मंगवाने के बाद गेनिंग में दे देते हो 2 रिमेनिंग पार्टनर्स। बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब जो प्रॉफिट है अप टू द डेट ऑफ डेथ वो टर्नओवर के बेसिस पे निकाला गया। देखो जी कैसे, एबीसी प्रॉफिट है 2:1। बी भैया जी की डेथ हो गई है 30 जून को डेथ हुई, यानी अप्रैल मई और जून जी गया 3 महीने। बुक्स ऑफ अकाउंट्स 31 मार्च को क्लोज करते हैं। सेल जो इस साल की सेल है 31 मार्च, पिछले साल की जो सेल है वो 3 लाख है, और 1 लाख की सेल हुई है बिटवीन 1 अप्रैल से 30 जून के बीच में। प्रॉफिट जो था पिछले साल का वो 30,000 तक। कहने का इसका मतलब ये है कि 1/4/19 से 31 मार्च 20 और 31 मार्च 21, ठीक। जो हमारा पार्टनर है उसकी जो डेथ हुई है वो डेथ हुई है 30 जून को, यानी वो अप्रैल मई और जून तो जी गया, ठीक। इसने कहा जो ईयर एंडेड 31 मार्च 20 था, यानी ये वाला ईयर, यहाँ पे जो सेल थी वो 3 लाख रुपए की सेल थी, और पिछले साल का जो प्रॉफिट था वो 30,000 था, यानी कि 10%, जितनी भी सेल होती है उसका 10% आप प्रॉफिट कमाते हैं। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद इसने कहा कि यहां से लेके यहां तक की जो सेल है वो 1 लाख है। मैंने कहा अगर यहां से यहां तक की सेल 1 लाख है और प्रॉफिट हम 10% कमाते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे प्रॉफिट हमारा 10,000 रुपए होगा, बस इतनी सी बात थी। तो 10,000 का प्रॉफिट है यहां से लेके यहां तक का, और बी भैया जी की डेथ हो गई है तो बी का जो रेशियो है 2/5 वो उसको दे देंगे, दैट इज 4,000। ये आपको निकालना था कि पार्टनर का
प्रॉफिट कितना है। तो सेल्स और प्रॉफिट दे रखा था, उसके बेसिस पे मैंने परसेंटेज को निकाल के वही चीज मैंने वहां पर अप्लाई कर दी। सिमिलरली अब ये लॉस का केस है, ये आपका होमवर्क है, ये आप आराम से कर सकते हो। अब बस प्रॉफिट की जगह लॉस आ गया, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर के बेसिस पे कैसे निकालेंगे ये बात हमने देख ली। नेक्स्ट बात करते हैं जी, अब आ गया आपके सवाल ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को लेके। गुडविल का ट्रीटमेंट हम लोग बात पढ़ चुके हैं, गुडविल के ट्रीटमेंट की बात हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत ही आसान बात है, गुडविल के ट्रीटमेंट में कुछ भी कहानी नहीं है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज सेम एज हैज बीन डिस्कस इन द चैप्टर ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में क्या डिस्कस किया था, मैं डिस्कस आपसे भी कर लेता हूं। बैलेंस शीट में अगर कोई गुडविल दे रखी होगी तो उसे राइट ऑफ करोगे, वो तो अलग मुद्दा है। और अगर नीचे दे रखा है कि गुडविल ऑफ द फर्म की वैल्यू इतनी है, तो गेनिंग पार्टनर अपने घर से लेके आएगा टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यहां पे सैक्रिफाइसिंग या डिसीज्ड पार्टनर को गेनिंग पार्टनर देगा, बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। तो आओ जी, PSR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:1। डीड में लिखा है कि कभी डेथ होगी तो उसका गुडविल वैल्यू की जाएगी कैसे, एट हाफ ऑफ द प्रॉफिट क्रेडिट टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग प्रीवियस 4 कंप्लीटेड ईयर। क्या कह रहा है कि डीड में ऐसा लिखा है कि जब भी किसी पार्टनर की डेथ होगी तो उसका शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकाला जाएगा, हाफ ऑफ द प्रॉफिट, जितने भी प्रॉफिट उसको मिले हैं पिछले 4 सालों में उसका आधा कर दिया जाएगा। तो आर भैया जी की डेथ हो गई अप्रैल में, पिछले 4 सालों का जो प्रॉफिट है वो इतना 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 और लॉस इतना दे रखा है, आपको बताना है कि आर का शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा। तो पहले तो पिछले 4 सालों का अगर प्रॉफिट देखा जाए तो 40 है, आर को कितना मिला होगा, आर भैया जी की डेथ हुई है तो आर को कितना मिला होगा, 3/8 मिला होगा, यानी कि 90,000 ये उसको प्रॉफिट मिला होगा पिछले 4 सालों में। और वो कह रहे हैं गुडविल जो है वो इसकी आधी, हाफ, जितना प्रॉफिट उसको मिला है उसकी आधी उसका शेयर ऑफ गुडविल है, दैट इज 45,000। तो अब इसको इतनी गुडविल देनी है, किसको देनी है, आर को देनी है। तो गेनिंग पार्टनर पी और एस अपने घर से लेके आएंगे टू आर, और उनका न्यू PSR दे रखा है, बस इतनी सी कहानी है और कुछ भी नहीं है। लेकिन इसको करने के 2 तरीके हैं। गुडविल अकाउंट इज नॉट टू बी ओपनड, गुडविल अकाउंट इज नॉट टू बी ओपनड का मतलब है कि आपको गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली एंट्री करनी है, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को जो देना है उसकी एंट्री पास करनी है। लेकिन जब लिखा होता है गुडविल अकाउंट इज टू बी ओपन, यानी गुडविल अकाउंट खोल करके एंट्री पास करनी है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, देखो अब आर का शेयर है 45,000 गुडविल जो निकाली हमने, और आर का जो PSR था वो था 3/8, यानी 3/8 के लिए आर को गुडविल मिल रही है 45,000 की, यानी टोटल गुडविल फर्म की कितनी होगी, 45,000 इंटू 8/3। पहले तो ये समझो, वो आ गई जी 1,20,000। और ये कह रहा है एंट्री आप ऐसी करो कि गुडविल अकाउंट खोलना पड़े। तो आपको क्या करना है, पहले गुडविल अकाउंट खोलने के लिए गुडविल को डेबिट कर दो टू ओल्ड PSR ओल्ड पार्टनर। ये बेसिकली हम इसे बोलते हैं गुडविल को रेज करना। रेज करने का मतलब होता है गुडविल अकाउंट खोलना। तो गुडविल हमारे बिजनेस की 1/20 है, इसको ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट दो। उसके बाद अगला एंट्री होती है गुडविल को राइट ऑफ करना। राइट ऑफ हमेशा न्यू पार्टनर न्यू रेशियो में होती है। आप ये दोनों एंट्री जब पास करोगे तो ऑटोमेटिकली पता है क्या एंट्री बन के आएगी, यही बन के आएगी। बस ये करने का तरीका देखो, गुडविल से गुडविल कट जाएगा, हाँ सर कट जाएगा। पी क्रेडिट हो रहा है 60,000 से और पी डेबिट हो रहा है 72,000 से, यानी पी इनडायरेक्टली डेबिट हो रहा है 12,000 से एक्स्ट्रा। पी डेबिट हो रहा है 72 से, क्रेडिट हो रहा है 60 से, तो पी डेबिट हो रहा है 12,000 से। एस को देखो, एस डेबिट हो रहा है 48 से, क्रेडिट हो रहा है 15 से, तो इसका मतलब एस जो एक्स्ट्रा डेबिट हो रहा है वो हो रहा है 33,000 से। सर बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद पी और एस का हमने, आर देखो सिर्फ क्रेडिट हो रहा है 45 से, तो 2R 45,000। तो इन दोनों की जब आप मिला करके कंबाइंड एंट्री पास करोगे तो वो यही एंट्री बन के वापस आ जाती है। बस ये करने का तरीका है और कुछ भी नहीं है। इसको, इस मेथड को बोलते हैं कि हमें गुडविल अकाउंट को ओपन करना है, बुक्स में दिखाना है। तो गुडविल को पहले रेज करते हैं, रेज मतलब उसके अकाउंट को खोलते हैं। गुडविल कितनी है पूरी फर्म की, 1,20,000। वो कैसे आई सर, जब आर की 45,000 है फॉर 3/8 शेयर, तो पूरे फर्म की कितनी होगी 1,20। गुडविल को रेज करो यानी दिखाओ, गुडविल का अकाउंट को खोलो। तो गुडविल एसेट है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ये बात हमेशा याद रखना। रेज हमेशा ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर में होती है, और फिर राइट ऑफ साथ साथ उसको खत्म भी कर दिया, न्यू पार्टनर न्यू रेशियो में होते हैं। जो न्यू पार्टनर पूरी गुडविल 1,20 को खत्म करना है, लेकिन न्यू पार्टनर है PSR, मतलब जो बचे हैं न्यू रेशियो में राइट ऑफ कर दिया। इनका जो कंक्लूजन निकालोगे वो कंक्लूजन यही आएगा, बात यही पड़ती है, लेकिन दिखाने का बस तरीके में फर्क है और कुछ भी नहीं है।
चलें जी आगे चल सकते हैं। चलो जी नेक्स्ट आते हैं बेटा। सवाल नंबर, ऐसे आपको बता दूं, आपकी तसल्ली के लिए आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा जी, आपकी तसल्ली के लिए। सर कैसी तसल्ली? कि बेटा डेथ के अंदर भी ना बहुत सारी चीजों की डेथ हो गई है। मतलब डेथ के अंदर इस साल के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो कटवा दिए हैं। तो सर इससे बढ़िया खुशखबरी तो हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकती है। इससे बढ़िया कोई खुशखबरी तो हमारे लिए हो ही नहीं सकती है कि हमारे लिए कुछ कॉन्सेप्ट काट दिए गए हैं। वो मैं आपको दिखाने वाला हूं, कौन से कॉन्सेप्ट आपके काटे गए हैं। देखो जी, ये सारे कॉन्सेप्ट डेथ के अंदर, सर डेथ के अंदर है ही क्या, कॉन्सेप्ट ही कम है। और कॉन्सेप्ट ही कम है तो उसमें से सर क्या काट दिया गया? देखो जी, दिख रहा है ना तू, कॉन्सेप्ट कट गए हैं। जो मेन पॉइंट था, मेन पॉइंट क्या था बेटा? रिटायरमेंट एंड डेथ में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, रिटायरमेंट में लोन अकाउंट, रिटायरमेंट में डेथ के केस में डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट, ये कटवा दिया गया है, सिलेबस से जा चुका है। डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट, ये आपके सिलेबस से काट दिया गया है। इससे बढ़िया सर क्या हो सकता है? इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। आओ जी इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे आ जाएं। इलस्ट्रेशन नंबर 8 क्या कह रही है जरा ध्यान से देख लेना। सर कह तो कुछ नहीं रही पर फिर भी देख लेते। आओ, सीता रीता गीता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:1। डीड के मुताबिक जब किसी पार्टनर की डेथ होगी तो उसका गुडविल का शेयर कैसे निकाला जाएगा? 50% ऑफ द नेट प्रॉफिट जो उसको दिए गए हैं पिछले 3 सालों के दौरान उसकी डेथ से पहले। सीता जी की डेथ हो गई, सीता जी, ओहो सीता जी की हो गई है जी डेथ 29 फरवरी 2012 को। पिछले 5 सालों के प्रॉफिट आपको दे रखे हैं, जबकि पिछले 3 कंप्लीटेड ईयर के प्रॉफिट लेने हैं बिफोर हर डेथ। उसकी डेथ से पहले जो पिछले 3 साल के कंप्लीटेड प्रॉफिट हैं वो लेने हैं। आपको जो प्रॉफिट दिए है वो 2007, 8, 9, 10, 11 के दिए, जबकि डेथ हुई है जी 2011-12 में डेथ हुई है। तब प्रॉफिट जो दे रखे ऑन द डेट ऑफ सीता's डेथ, बिल्डिंग की हमने अंडर वैल्यूएशन करी, अंडर वैल्यू कर रखी थी 80,000 से, तो बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ाओ और सीता का शेयर निकालना है गुडविल में और एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले तो, और न्यू पीएसआर जो है वो रीता और गीता की इक्वल है। सबसे पहले तो बिल्डिंग को बढ़ाएंगे 80,000 से और रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हमारा चला जाएगा। ये तो हो गया जी रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। और फिर जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बढ़ जाता है, तो हमने तीनों को ओल्ड पार्टनर को ओल्ड पीएसआर में दे दिया। अब बात आती है गुडविल की। गुडविल की कैसे कैलकुलेशन करोगे? गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करोगे बेटा? गुडविल की इन्होंने कैलकुलेशन नहीं करी, बहुत बढ़िया, हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करोगे? पिछले 3 साल के प्रॉफिट इसकी डेथ से पहले 84, 30 और 105, 105 प्लस 84 प्लस 30, ये पिछले 3 साल के प्रॉफिट हैं। इसका टोटल अगर हम करें 105, 84 और 30, ये आएगा बेटा 2,19,000 पिछले 3 सालों के प्रॉफिट, जिसमें से सीता जी के बनते हैं 4/8, यानी 4/8 यानी 1/2, डिवाइड बाय 2 कर दो, दैट इज 1,09,500। ये बनता है पिछले 3 सालों का प्रॉफिट। कह रहा ना इसकी गुडविल कैसे निकालोगे कि जितना नेट प्रॉफिट इसको मिला है पिछले 3 सालों में उसका 50% इसकी गुडविल का शेयर है। तो पिछले 3 सालों का जो प्रॉफिट हमने निकाला वो हुआ 105, 30 और 84।
तो 19, उसमें से इसको कितना मिला होगा 4/8, इसका शेयर कितना है सीता का 4/8 ही तो है, यानी 1/2, 1,09,500, इसका 50% उसको गुडविल का शेयर देना है, इनटू में 0.5, दैट इज 54,750 इसका गुडविल का शेयर है, जो रीता और गीता अपने घर से लेके आएंगी, क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, तो रीता और गीता अपने घर से लेके आएंगी और हम इसको दे देंगे इसकी गेनिंग रेशियो में, गेनिंग रेशियो में दे देंगे। पिछले 3 सालों का प्रॉफिट, एवरेज तो नहीं करना ना, हमने एवरेज नहीं किया है, बिफोर हर डेथ के जो 3 प्रॉफिट है मैं दोबारा से एक बार देख लेता हूं। 105 प्लस 30 प्लस 84, ये पिछले 3 सालों के प्रॉफिट है, और इसका 50% किया हमने बेटा, इसका 50%, सॉरी इसका पहले इसका शेयर निकाला, सीता का शेयर है 4/8, 4/8 है सीता का शेयर, तो इसका हमने 4/8 कर दिया, इतना प्रॉफिट इसको मिला होगा, इसका आधा कर दिया, इसका आधा आ गया बेटा हमारे पास 50 समथिंग, वो आ गया जी इसका आधा, और वो हमें इसको देना है, और इस सवाल में कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रखी है, आंसर गलत दे रखा है, इसका आंसर बेटा ठीक कर लेना, 54,750 इसका आंसर आएगा, 54,750 इसका आंसर आएगा। गेनिंग रेशियो कैसे निकालोगे, न्यू माइनस ओल्ड करके गेनिंग रेशियो आप निकाल लोगे। एवरेज बेटा लिखा तो नहीं है कहीं पे, एवरेज प्रॉफिट टू बी वैल्यूड 50% ऑफ द नेट प्रॉफिट, एवरेज कहीं लिखा नहीं है, एवरेज नहीं लिखा है, एवरेज कहीं पे भी नहीं लिखा है, तो हमने एवरेज नहीं किया, एवरेज कहीं लिखा नहीं था, गड़बड़ है कैलकुलेशन में, ठीक कर लेना, कैलकुलेशन हमने कर ली, इसका शेयर जो आएगा गुडविल का दैट इज 54 समथिंग समथिंग, 54,750 आ रहा है, इसका जो गुडविल का शेयर आएगा दैट इज 54,750, कहीं लिखा नहीं है बेटा एवरेज, और इसको 1:3 की रेशियो में हम लोग बांट देंगे। एवरेज इस सवाल में कहीं लिखा नहीं है, मिस प्रिंटिंग हो सकती है। नेक्स्ट आओ जी इलस्ट्रेशन नंबर 9 पे। दो मिनट बेटा होल्ड करें जरा, 2 मिनट। इलस्ट्रेशन नंबर 9, इलस्ट्रेशन बेटा आप खुद ट्राई करो, 1 सेकंड का मुझे टाइम दो, जब तक खुद ट्राई करो इलस्ट्रेशन नंबर 9। हाँ जी, राम घनश्याम and Vrinda were partner in the firm sharing profit and loss in the ratio of 4:3:1। 31 मार्च को बुक्स क्लोज होती हैं, 1 फरवरी 2017 को घनश्याम जी की मृत्यु हो गई है, और न्यू पीएसआर जो होगी वो इक्वल होगी, न्यू पीएसआर जो होगी वो इक्वल होगी राम और वृंदा के बीच में। और डीड में क्या लिखा है कि गुडविल हम लोग निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाफ ऑफ द प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 ईयर कंप्लीटेड ईयर्स। पिछले 4 साल में, पिछले 4 साल में, पिछले 4 साल में जो भी प्रॉफिट दिया गया है उसका आधा करेंगे तो गुडविल आ जाएगी। पिछले 4 साल का प्रॉफिट आपको गिवन है 1 2 3 4, इन चारों को करेंगे बेटा टोटल, और टोटल करके जो इसका शेयर है दैट इज 3/8, उसका 50%। तो पिछले 4 सालों का किया टोटल 320, इसका शेयर है 3/8, यानी पिछले 4 सालों में इसको इतना प्रॉफिट मिलेगा, इसका आधा गुडविल का शेयर है दैट इज
60,000 रुपीज। उसके बाद बी पॉइंट कह रहा है सेकेंड ऑप्शन कि हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ हिज डेथ, उसका खुद का जो प्रॉफिट, ये तो आ गई गुडविल। अब जिस साल में डेथ होती है तो साल के शुरू से लेके अप टू द डेट ऑफ डेथ का प्रॉफिट लॉस भी तो मिलता है। वो कह रहा है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ हिज डेथ, वो कैसे निकालेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों का एवरेज करेंगे और उसके बेसिस पे इसका शेयर निकालेंगे। पिछले 2 सालों का एवरेज किया, 40 + 80 डिवाइड बाय 2, 60,000 आया। लेकिन इसको, ये तो 1 साल का आ गया ना एवरेज, 10 महीने का क्यों मिलेगा? बिकॉज इसकी डेथ जो हुई है वो 1 फरवरी को हुई है, तो 10 महीने का प्रॉफिट निकाला, वो आ गया 50,000, और 50,000 में जो इसका शेयर बनता है 3/8, वो आ गया 18,750। 18,750 इसको प्रॉफिट देना है और गुडविल देनी है जी 60,000 रुपए की, जो गेनिंग पार्टनर अपने घर से लेकर के आएंगे। तो पहले तो वृंदा कैपिटल टू घनश्याम, क्यों? क्योंकि गेनिंग होगी, वृंदा ही गेनिंग होगी और घनश्याम को देनी है गुडविल 60,000 रुपए की, और फिर वृंदा ही घनश्याम को पीएनएल का शेयर भी दे रही है 18,750, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, जो सैक्रिफाइसिंग को देना है वो गेनिंग अपने घर से लेके, गुडविल का तो आता ही है, ये पीएनएल सस्पेंस जो है वहां से आ जाता, लेकिन हमने इसकी डायरेक्ट एंट्री पास कर दी। क्यों कर दी सर डायरेक्ट एंट्री? बिकॉज सर चेंज इन पीएसआर हो रहा है, और चेंज इन पीएसआर जब होता है, पीएसआर में जब चेंज होता है तो जो प्रॉफिट का शेयर है वो पहले पीएनएल सस्पेंस से देते हो, फिर गेनिंग टू पीएनएल सस्पेंस करते हो, तो इसमें देखोगे तो पीएनएल सस्पेंस से सस्पेंस कट जाता है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ही होता है, वो हमने डायरेक्ट इस बार कर दिया। तो ये आपकी बेटा 9 की 9 इलस्ट्रेशन हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किए हैं। टोटल इसमें है 19 इलस्ट्रेशन इसके अंदर है टोटल है जी इसकी 19 इलस्ट्रेशन जो है वो टोटल है 19, जिसमें से अब सवाल क्या आ गया, अगला टॉपिक आ गया डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाओ और उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाओ। ये दोनों ही अब आपके सिलेबस से कट चुके हैं, तो कायदे से हमारा चैप्टर हो चुका है समाप्त। पर फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि इसमें आप कैलकुलेशन बस देख सकते हैं कि कैपिटल अकाउंट जो डिसीज पार्टनर का है उसको देना क्या क्या है। यहाँ बेसिकली होता है उसको जो चीज देनी है, जो भी उसको देना है वो आता है क्रेडिट साइड में, जो दे दिया या उससे लेना है वो आता है बेटा डेबिट साइड में। तो आप इनकी कैलकुलेशन चेक कर सकते हो कि इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकाला, क्या क्या उसको देना है, वो तो हमें पता ही है ना। तो इसमें से जो प्रॉफिट का शेयर है ये तो निकाल ही सकते हो, ये तो कैलकुलेट कर ही सकते हो, ये तो वैसे भी आ सकता है गुडविल का शेयर और प्रॉफिट का शेयर, ये आपको कैलकुलेट करना चाहिए हर सवाल में, क्योंकि यही सवाल अब आएंगे। तो इनकी 9 की 9 इलस्ट्रेशन के अंदर से आप एक बार पढ़ के कैपिटल अकाउंट नहीं बनाओगे, लेकिन उसको क्या देना है और क्या उससे लेना है ये कैलकुलेट कर सकते हो। ये अलग से कहीं पर भी आ सकता है, वैसे उम्मीद कम है, लेकिन इसमें से काफी कुछ कट ही चुका है, सारी कैपिटल अकाउंट सारी चीजें आपकी कट चुकी हैं। लेकिन इसमें से आपको क्या करना चाहिए, ओनली गुडविल वाले पॉइंट और ओनली प्रॉफिट वाले पॉइंट, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है, और कुछ बेटा नहीं करना है। इलस्ट्रेशन 11 to 19 में या 10 to 19 में आप सिर्फ गुडविल वाले पॉइंट करोगे कैलकुलेशन। लेकिन अब ये समझ लेना कि डेथ के चैप्टर में अब आपका इतना कम कंटेंट हो गया तो ऑब्वियसली सवाल उसी में से आएगा, ऐसा तो है नहीं इस चैप्टर में से सवाल नहीं आएगा। तो आपका जो होमवर्क हो गया वो होमवर्क क्या है बेटा, इलस्ट्रेशन 10 to 19 में से सिर्फ 2 पॉइंट करने हैं, एक तो प्रॉफिट लॉस वाले पॉइंट, एक रीवैल्यूएशन के भी अगर पॉइंट गिवन हो वो आपको समझने हैं, और गुडविल वाले पॉइंट, ये तीन ही चीजें हम उसको देते हैं एट द टाइम ऑफ डेथ। और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आप जो करोगे, अच्छी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है वो 1 से लेके 22 तक है। ये सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो आपके एग्जाम में आएंगी, इसी में से आएगा सवाल, और कहीं से बनता ही नहीं है, बिकॉज एग्जीक्यूटर का अकाउंट और पार्टनर जो जा रहा है उसका कैपिटल अकाउंट वो तो आपके सिलेबस से ही हट चुका है। तो आपको ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 से 22 और इलस्ट्रेशन 10 से लेके 19 तक ये आपको कर लेनी चाहिए। इसके अलावा आपका ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे डिसोल्यूशन, बिकॉज अब तो इसके मेन फुल फ्लेजेड सवाल तो कट ही गए हैं, फुल फ्लेजेड सवाल तो कट ही गए हैं। पेपर में आने को आ सकता है रीवैल्यूएशन अकाउंट बना दो, रीवैल्यूएशन के जो फायदे नुकसान है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बटेंगे, गुडविल का ट्रीटमेंट आ सकता है, प्रॉफिट लॉस का ट्रीटमेंट आ सकता है, और तो कुछ बचा ही नहीं। तो इलस्ट्रेशन 10 और 19 के बीच में जो ये तीनों पॉइंट है, सिर्फ इनकी कैलकुलेशन करके एक बार बुक में चेक कर सकते हो कि कोई नया पॉइंट तो नहीं है। और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 से 22 ये पूरी की पूरी कंप्लीटली बेस्ड है आपके इन 3 पॉइंट्स के ऊपर। बाकी जो परफेक्ट इलस्ट्रेशन थी इनकी इलस्ट्रेशन 1 to 9
जो इन टॉपिक्स पे बेस्ड थी वो हमने सारे कर ली हैं। 10 to 19 कायदे से आपके सिलेबस से कट चुकी हैं, लेकिन मैं फिर भी क्या बोल रहा हूं कि इसके अंदर बीच बीच में से आप उठा के अपने जो पॉइंट्स एग्जाम के लिए रेलेवेंट है वो शुरू कर सकते हो। बस वो आगे एक बार देखना है। अभी के अभी बैठ के आगे इलस्ट्रेशन खोलते रहो, सिर्फ गुडविल का प्रॉफिट का कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दे रखा है वर्किंग नोट में से, बस उसको रीड कर लो कि समझ में आ जाए कैलकुलेशन, क्योंकि वो कैलकुलेशन निकाल के वो आपको अलग से सवाल बना के दे सकता है। और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो 1 से 22 तक आपको करनी है। छोटा सा चैप्टर था ये आपका हो गया जी समाप्त। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे डिसोल्यूशन का। अभी बैठ के आपको सेल्फ, नया चैप्टर आज नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वो भी बहुत छोटा और आसान चैप्टर है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिसोल्यूशन करेंगे। अभी बैठ के आपको आगे की इलस्ट्रेशन में से ये 3 पॉइंट सिर्फ रीड कर लेने चाहिए बुक के अंदर ही, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 से 22 तो फिर आपकी प्रैक्टिस है ही है। 1 से 22 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको कॉपी में फटाफट लिख करके उसकी कैलकुलेशन चेक करनी चाहिए, मैं कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं, ये आपको करना चाहिए, तब जाके चैप्टर आपका समाप्त होगा। नेक्स्ट क्लास में, यानी कि जो भी आपकी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम लोग डिसोल्यूशन वाला चैप्टर शुरू करेंगे। और उसके बाद अपकमिंग संडे, जो अब आपका संडे आने वाला है, उसमें आप मुझे टेस्ट दोगे 2 से लेके 8 तक का डिसोल्यूशन। हाफ ईयरली आपके आ रहे हैं, तो हाफ ईयरली को देखते हुए जो अब संडे आ रहा है उसमें आप मुझे 2 से लेके 8 तक का डिसोल्यूशन तक का टेस्ट आप देंगे। और बहुत ही मजेदार टेस्ट होगा इस संडे, 2 से लेके 8 तक डिसोल्यूशन तक का आपका टेस्ट होगा। मिक्स सवाल आएंगे, बहुत आसान सवाल होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अच्छे से कर लेना। और पेपर में जाने से पहले जब ये टेस्ट एक बार दे दोगे तो काफी हद तक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, प्लस पता लग जाएगा मैं कहां लैग कर रहा हूं। तो 2 से लेके 8 तक तो नहीं, हाँ 2 से लेके 7 तक, 7 तक, डेथ तक, रिजोल्यूशन नहीं, सिर्फ डेथ तक का आपका टेस्ट होगा, जो कि संडे होगा, अपकमिंग संडे। 2 से लेके 7 तक का डेथ का आपका टेस्ट होगा, डेथ तक का आपका टेस्ट होगा, रिजोल्यूशन उसमें नहीं आएगा। और प्रैक्टिस से ही आपको ऑब्वियसली परफेक्शन और कॉन्फिडेंस दोनों आ जाएगा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक ओके टाटा बाय बाय। डिसोल्यूशन करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आपको रिवीजन शुरू कर देनी चाहिए शुरू से, सारे आपके पास क्लासेस भी हैं, कोई कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आता तो क्लासेस को आप दोबारा देख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी कोई आपको डाउट लगे एग्जाम में जाने से पहले, एटलीस्ट 2-3 दिन पहले आपका सारा ऑब्वियसली सारा हो जाना चाहिए एक बार तो एग्जाम में जाने से पहले। और फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप मुझे बताओ कि सर ये कॉन्सेप्ट, ये सवाल, मुझे व्हाट्सएप जरूर करते रहो, ये सवाल में ये पॉइंट कैसे आए, ये सवाल में जो भी आपको डाउट लग रहा है वो आप मुझे भेजें, व्हाट्सएप करें, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड